हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड और पिछले वीडियो में हमने हार्मोन पढ़े थे। आज हम हार्मोन को आगे बढ़ाते हैं। हार्मोन के कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो देखते हैं कि किस तरह से हार्मोन की क्रियाविधि होती है। तो आ जाइए, आज हम देखते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। इसका मतलब समझ गए आप, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, यह आज का हमारा टॉपिक है। और इसको हिंदी में अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है आपके हार्मोन की क्रियाविधि। किस तरह से हार्मोन क्रिया करते हैं, तो इसे आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में ही नहीं, बहुत सारे जंतुओं की बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो हार्मोन सब के अंदर अपना फंक्शन दिखाते हैं। लेकिन भले ही एक एनिमल हो और भले ही हम ह्यूमन बीइंग हो, मानव हो या मेंढक हो, मछली हो, सबके अंदर जो हार्मोन की क्रियाविधि है उसके पैटर्न एक कॉमन होता है। जनरली दो तरह के हार्मोन हमने पढ़े थे, कुछ फैट सोलेबल थे और कुछ वाटर सोलेबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जल में घुलनशील थे और कुछ वसा में घुलनशील थे। हम क्या है कि जल में घुलनशील हार्मोन किस तरह से फंक्शन करते हैं और वसा में घुलनशील हार्मोन किस तरह से फंक्शन करते हैं, इसको समझें उससे पहले एक हम मोटा एक हमारे दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं कि हार्मोन क्रिया कैसे करेगा। अधिकांश हार्मोन, मोस्ट ऑफ हार्मोन्स जो है उनके एक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, जो मैनर होता है, उसको पहले हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में जो वीडियो है 2-2, 4-4 मिनट के वो बनेंगे, फैट सोल्यूबल किस तरह से फंक्शन करेगा और वाटर सोल्यूबल कैसे करेगा। लेकिन मोस्टली जो मेथड है, मोस्ट ऑफ हार्मोन है, जिसको हम हिंदी में कहें अधिकांश हार्मोन्स की क्रियाविधि, अधिकांश जो हार्मोन होते हैं उनकी क्रियाविधि कैसे होती है। मोस्ट ऑफ हार्मोनल एक्शन इन ए मैनर विच इज कॉमन। ज़्यादातर हार्मोन जो होते हैं उन सब की क्रियाविधि का जो मैनर है वो एक जैसा होता है। तो चलिए वो मैनर कौन सा है उसको अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड यही होगी भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक प्रोडक्ट बनाएगी और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे हॉर्मोन्स। क्या कहेंगे भाई, हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स बना, अब ये जाएगा कहां पर, ये जाएगा भाई टारगेट सेल पर। टारगेट टिश्यू हो सकता है, टारगेट सेल हो सकती है, टारगेट ऑर्गन हो सकता है, तो टारगेट सेल पे जाएगा। अच्छा, ये जो टारगेट सेल पे जा रहा है तो ये कहां पर बाउंड होता है, मैं कह रहा हूं अधिकांश हार्मोन, मोस्ट ऑफ हार्मोन इन एक्शन। तो वो कैसे एक्शन करेंगे, तो टारगेट जो सेल होगी उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, इसके ऊपर हमें रिसेप्टर मिलने वाले हैं जिन्हें बोलते हैं हॉर्मोनल
receptor are present on the surface of plasma membrane of any target cell। तो हार्मोनल रिसेप्टर वहाँ पर ये हार्मोन चला जाएगा और वहाँ जाने के बाद में ये उसके साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ये अटैच होगा तो यहाँ पर बनेगा हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे हार्मोन ग्राही सम्मिश्र। तो ये कहाँ पहुँच गया भाई, हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के पास वो बन गया। और ये बना कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बनने के बाद में अब क्या होगा, ये एक एंजाइम होता है वहाँ पर एडिनाइल। यहाँ पर अब एक एंजाइम मिलने वाला है हमें, और उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज। कौन सा एंजाइम है, एडिनाइल साइक्लेज। इसको क्या करेगा, इसको ये करेगा एक्टिवेट। इसको क्या करेगा, एक्टिवेट। क्या करेगा भाई, एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, साइक्लेज एंजाइम जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो ये काम करेगा किस पर, एक्शन ऑन एटीपी। किस पे काम करेगा, ये एटीपी पे काम करेगा। और एटीपी क्या होगा, इससे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर के क्या बनाएगा, साइक्लिक एएमपी बनाएगा। और साइक्लिक एएमपी को हम लिखते किससे हैं, साइक्लिक एएमपी, इस तरह से लिखते हैं। तो साइक्लिक एएमपी बनेगा किसकी वजह से, एटीपी के टूटने की वजह से। और ये जो साइक्लिक एएमपी है, ये या तो साइटोप्लाज्म में या फिर कहाँ, न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म हो सकता है और न्यूक्लियस हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, कोशिका द्रव्य हो सकता है और केंद्रक हो सकता है। उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करने के बाद में ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इफेक्ट ऑन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। और इस तरह से फिर क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा जो रेस्पॉन्स आ जाएगा, किसके द्वारा, टारगेट सेल के द्वारा। तो ये रेस्पॉन्स कौन करेगा, टारगेट सेल करेगी। तो ये एक जनरल व्यू है। अब जो हमने ये जनरल व्यू देखा, इसको हम एक डायग्रामेटिक कंडीशन में भी देख सकते हैं। और डायग्राम में देखें तो वो कैसे नज़र आएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हार्मोन है, ये क्या है, ये हार्मोन है, और ये हमारी एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या पड़ा है, इस सेल के अंदर एक इसको कंट्रोल करने वाला सेंटर पड़ा है, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये टोटल क्या है, एक सेल है। और ये क्या था, हार्मोन था। जैसे ही वो इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या पड़े होते हैं, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर पड़े होते हैं हार्मोन्स के लिए। ये मान लीजिए ये रिसेप्टर लगा है, इसे हम कहते हैं हार्मोनल रिसेप्टर। इसे क्या कहते हैं, हार्मोनल रिसेप्टर। और ये हार्मोनल रिसेप्टर क्या करता है, हार्मोन को बाउंड करने के साथ में या कॉम्प्लेक्स बनाने के काम में आता है। अब ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो यहाँ पर जो अपना एटीपी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइक्लिक एएमपी में। और साइक्लिक एएमपी जो है न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस के बाहर इफेक्ट करेगा। और इफेक्ट करेगा तो जो बनने वाली प्रोटीन है, बनने वाले एंजाइम हैं,
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सेल की उस पे इफ़ेक्ट होगा, और जो उस हार्मोन का टारगेट है टारगेट सेल पे वो हमें दृष्टिगोचर होगा। तो एक ये कॉमन हम देख सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है। एक बार हम ये देख सकते हैं कि इनको हम हिंदी में क्या लिखें, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो यह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथि में फिर से रिपीट करता हूँ, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हार्मोन होता है, और यह हार्मोन जो है किसी भी लक्ष्य कोशिका के लिए निकाला जाता है, और जो लक्ष्य कोशिका होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली है, लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिन्हें कि हम हार्मोन ग्राही कहते हैं, और ये हार्मोन ग्राही हार्मोन को ग्रहण करने का काम करते हैं। यह हार्मोन ग्राही जाति विशिष्ट की तरह क्रिया विशिष्ट होते हैं। स्पेशल हार्मोन के लिए स्पेशल ही ग्राही होंगे। जिस तरह से एक लॉक को स्पेशल की ही ओपन कर सकती है, हर चाबी के द्वारा हर लॉक को नहीं खोला जा सकता, वैसे ही हर हार्मोन को जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ बाउंड नहीं किया जा सकता। तो ये इसके साथ में हार्मोन ग्राही के साथ में जुड़ना, और जुड़ने के बाद में एक जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हार्मोन ग्राही सम्मिश्र या जटिल। और जो ये जटिल बनता है इसके बाद में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एडेनिल साइक्लेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या होता है, जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पड़ा है, ये हो जाता है आपका सक्रिय, और सक्रिय होने पर ये एक्शन करता है एटीपी पर, जिसे कि आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे जब एक्शन होता है तो ये बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बदलना या कन्वर्ट होना एटीपी किस में बदल जाता है, साइक्लिक एएमपी में, जिसे कि हिंदी में हम चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है याद रखने की, इसे हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर। क्या बोलते हैं? सेकंड मैसेंजर, द्वितीयक संदेशवाहक। और हार्मोन जो होता है ये होता है फर्स्ट मैसेंजर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि मैसेंजर जो होते हैं, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, उसे हम मैसेंजर कहते हैं, दूत कहते हैं, संदेशवाहक कहते हैं, संदेश को पहुंचाने वाला कहते हैं। तो हमारी बॉडी में हार्मोन प्रथम दूत होता है, प्रथम संदेशवाहक होता है, लेकिन हार्मोन की एक्शन की वजह से एटीपी के टूटने पर जो साइक्लिक एएमपी बनता है उसे हम सेकंड मैसेंजर या द्वितीयक संदेशवाहक कहते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन के एक्शन की वजह से केवल साइक्लिक एएमपी ही सेकंड मैसेंजर के रूप में फंक्शन नहीं करता, इसके अलावा भी हमारे पास और जो सेकंड मैसेंजर है वो है IP3 है, कैल्शियम आयन है, डैग है। यह आपको अगले वीडियोस में हम समझाएंगे। तो साइक्लिक एएमपी हो गया, IP3 हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, डैग हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? द्वितीयक संदेशवाहक होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म का मतलब आप समझ गए कि इसे आप कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो या तो कोशिका द्रव्य में या फिर जो न्यूक्लियस है जिसे कि आपने कहा है केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर ये एक्शन करते हैं और इससे कोशिकीय उपापचय, साइटोप्लाज्मिक जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम कोशिकीय उपापचय कहते हैं। तो कोशिकीय उपापचय को इफेक्ट करते हैं और इफेक्ट करते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया आती है, और ये जो प्रतिक्रिया है वही आपकी जो लक्ष्य कोशिका है उसके ऊपर आपको दिखाई देगी। गुस्सा आ रहा है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, संकट आ रहा है तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। अगर हम छोटी उम्र से बड़ी उम्र की तरफ जा रहे हैं, बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी लाइन ही क्यों सीक्रेट होगा, कौन कौन से ऑर्गन उसके टारगेट पे रहेंगे जिनके ऊपर जाके वो इफेक्ट करेगा। तो ये एक कॉमन मैंने आज के वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है
कि जो हार्मोन का मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से होता है और किस तरह से वो अपना कार्य करता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने लिखा है हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन ग्राही। हार्मोन ग्राही जो है दो तरह के होते हैं। हार्मोन ग्राही जो हैं वो दो तरह के होते हैं, और ये दो तरह के कौन कौन से होंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि हार्मोन ग्राही जो हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन पे मिलते हैं और एक इंटरसेलुलर मिलते हैं। इंटरसेलुलर, इसको बोलते हैं हम अंतराकोशिकीय, यानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में मिलेंगे या केंद्रक में मिलेंगे, और सेल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कोशिका झिल्ली पे मिलेंगे। कोशिका झिल्ली पे मिलेंगे। तो हार्मोन को ग्रहण करने वाले जो ग्राही होते हैं वो या तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगे या सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के पास में मिलेंगे। अब कौन से ग्राही किस हार्मोन को ट्रैप करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हार्मोन जो है वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप एक जनरल जो एक्शन है, मोस्ट ऑफ हार्मोन किस तरह से एक्शन करते हैं, उस चेकरबोर्ड को समझने का प्रयास कीजिए और इसे लर्न कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।